हम पढ़ रहे हैं बुक द लेट देम थ्योरी बाय मेल रॉबिन्स। आपने मेरे साथ बहुत ही पेशेंटली सारे चैप्टर्स पढ़े, उनके बारे में जाना। और आपने मेल रॉबिन्स का जो पढ़ाने का तरीका, जो उन्होंने बुक लिखी है उसका तरीका जाना कि कैसे मेल रॉबिन्स ने अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर हमें ये समझाया है कि कैसे हम अपनी लाइफ में लेट देम करें, जो कि हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा एक कंट्रोलिंग नेचर है। और वो हम अपने आप को कंट्रोल करने में लग ही जाते हैं, किसी ना किसी पर्सन को, कभी किसी चीजों को, कि हम उसको कंट्रोल में ले लें और लेट देम नहीं कर पाते, और उसी के कारण हम अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहते हैं। तो लेट देम करना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है, चाहे आपकी फ्रेंडशिप है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका स्पाउस है, चाहे आपका जो भी रिलेशनशिप में आपका बॉस है, कोलीग है, उसके संग लेट देम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद, लेट देम के बाद ये नहीं है कि आप सिर्फ छोड़ दें, लेट गो कर दें, लेट गो नहीं करना है। आपको लेट मी करना है कि आप उसके बाद क्या करें, अपनी लाइफ में क्या आगे बढ़ें, कैसे चलें। और ये सब हमें मेल रॉबिन्स ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। और जो आजकल हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं वो है रिलेशनशिप को लेकर, जो कि आजकल हम नहीं समझ पाते कि कैसे इसको आगे कैरी किया जाए, या रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं तो उनको किस तरह से हम टैकल करें, या अगर हम नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से हम डेट करें। तो ये सब हमें बहुत अच्छी तरह से मेल बता रही है। और आज इसका हम जो थर्ड पार्ट लेकर आए हैं रिलेशनशिप का, तो आइए चलते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है या कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट करके। और अगर आपको कोई बुक पढ़ने का मन है आगे, तो वो भी बताएं कि कौन सी मैं बुक पढ़ाऊं। और अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। चैप्टर 20, हाउ एवरी एंडिंग इज अ ब्यूटिफुल बिगनिंग। मेल बोलती है कि जब उन्होंने इस बुक का रिसर्च किया था तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से आगे लेके चले। उन्हें लग रहा था रिलेशनशिप आर समथिंग दैट यू कैन रिजॉल्व वर्सेस समथिंग दैट यू नीड टू एक्सेप्ट। क्या मुझे रिलेशनशिप वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए या उनमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, ये मुझे क्या करना है, ये नहीं समझ में आ रहा था। तो क्या होता है कि when is overthinking, frustration and bickering normal, and when it is a sign that something is broken, when should I just let them be versus admitting the pain truth that this relationship is no longer working for me। तो कब, कभी कभी हम जब रिलेशनशिप में होते हैं ना, जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हम चल चुके होते हैं, तो हम उसमें से निकल नहीं पा रहे होते हैं। हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानियां चल रही होती हैं, कभी कभी इमोशनल टॉर्चर हो रहा होता है, कभी कभी फिजिकल अब्यूज भी हो रहा होता है। और हम खींच रहे होते हैं रिलेशनशिप को इस उम्मीद में कि नहीं, ये पर्सन अच्छा है, या कुछ अच्छे मोमेंट्स उसके साथ आपने बिताए होते हैं, उसके कारण आप नहीं लेके लेके आगे मतलब उसको ड्रैग कर रहे होते हो रिलेशनशिप को। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इस तरह का नहीं होता है, आपके सिर्फ वैचारिक मतभेद होते हैं। तो ये बोल रही है कि कब आपको उस रिलेशनशिप को आगे लेकर चलना है, कब आपको नहीं चलना है, ये किस तरह से पहचाना जाए। अब मेल बोलती है कि मेरे 30 इयर्स हो चुके हैं मैरिज के, और मेरे साथ भी ऐसे मोमेंट आए थे जब मैंने कई बार कॉम्प्रोमाइज किया, कई बार ऐसे क्रिटिकल मोमेंट आए कि भाई बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा रिलेशनशिप। और आई होप जो भी रिलेशनशिप में होगा, जो मैरिड होगा, उसने ये सब चीजें फेस की होंगी। कभी कभी ऐसे मोमेंट आते हैं जब आप बिल्कुल गिव अप वाली सिचुएशन पे होते हो कि नहीं अब हो चुका, और कभी कभी बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे होते हैं। तो ये अप एंड डाउन रिलेशनशिप में चलता रहता है। और क्योंकि कोई भी आपको इंसान परफेक्ट नहीं मिलेगा, आप सोचो कि आपके जैसा कोई इंसान बना है, वो नहीं होता है। आपको कोई ना कोई फ्लॉ मिले होंगे, जब आप में कोई फ्लॉ है तो सामने वाले में भी कोई ना कोई फ्लॉ होगा। हम अपने को परफेक्ट मान लेते हैं और सामने वाले में कमियां ढूंढते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो और फिर टाइम के साथ रिलेशनशिप भी चेंज होता है। मेल कहती है कि टाइम के साथ ये नहीं है कि आपका अभी बटरफ्लाई वाला फेज चल रहा है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, फिर उसके संग आता है, फिर आप ग्रो करते हो रिलेशनशिप में, फिर आपकी कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ये सब पर रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। In long term relationship there will be a period in a relationship that are amazing, and there will be times when there are extremely difficult, but every couple has made a relationship work, has at two important things present। जिसने भी अपना रिलेशनशिप आगे कैरी करके चला है, जिन्होंने वर्क किया है, जो 30 40 20 इयर्स मैरिड हैं, तो उन्होंने कैसे किया है? क्योंकि दोनों लोग चाहते थे कि हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़े, दोनों लोग। और दोनों ने जो भी जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई उनके बारे में बात की बैठ के, है ना। या दोनों की जो ड्रीम्स हैं, दोनों के जो एस्पिरेशंस थे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए दोनों ने। मतलब अगर एक को कुछ बनना था या कुछ आगे चलना था, तो
वो भी उस तरह से ही बढ़ा, बी ने उसको नहीं रोका, और अगर बी को आगे चलना था तो बी को भी नहीं रोका गया ए के द्वारा। तो दोनों के ड्रीम्स एस्पिरेशन लेकर वो ग्रो करे, और दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किए, और दोनों ने एडजस्टमेंट किए, और दोनों ने ही उस रिलेशनशिप को बढ़ाने का वो किया। इस तरह से रिलेशनशिप बढ़ता है, जो हेल्दी रिलेशनशिप है। सो इफ यू आर सिटिंग हियर वंडरिंग इफ you are in the right relationship, that's a good thing, because it means you want to be with somebody that is going to bring out the best in you and who will work with you to create a good life। अगर आपके साथ है कोई ऐसा, तो आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, और जो आपके साथ ग्रो करना चाह रहा है, आपके साथ हर चीज में कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके संग कोई ऐसा इंसान भी आपको मिलेगा जो अपनी तरीके से वो अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आपके व्यूज नहीं मैच हो रहे हैं, आपके साथ वो कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही है किसी भी तरीके से। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको लाइफ में, जब आप डेट कर रहे होंगे, कि बहुत अच्छा इंसान होता है लेकिन आपके और उसके वैचारिक मतभेद हैं, या आपको कुछ एक फील गुड फैक्टर नहीं आ रहा उसके साथ, या कुछ भी इस तरह की वैल्यूज नहीं मैच कर रही हैं आपकी और उसकी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, तो उसको भी हम अनदेखा नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे मेल के साथ हुआ कि जब मेल अपने डेटिंग पीरियड में थी, जब छोटी थी, तो उनको ऐसे कई लोग मिले जो कि उनके वैल्यूज और उनके थॉट प्रोसेस से नहीं मैच करते थे, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। एडमिटिंग दैट अ रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू डू, especially if you are in love with them. Often it's not the obvious what the issue is. Deep down you just know that underneath the day to day and the family routine together something feels off. तो जब हम किसी रिलेशनशिप में, और वो आपको उसमें फील गुड नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम सब कुछ संग कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पार्ट मिसिंग है, तो ये भी बहुत जरूरी है ये जानना कि वो पार्ट क्या है। जैसे हमने मेल ने पहले एग्जाम्पल दिया था कि एक पर्सन था, उसको मेल ने लेटर लिखा था कि उनकी शादी होने वाली थी 1-2 साल में, सॉरी 1-2 महीने में, और सब कार्ड्स वार्ड सब छप चुके थे, और वो अब उसको कॉल ऑफ करना चाहते थे मैरिज को। मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि वो मैरिज में आगे जाए, क्योंकि उनको जो उसकी इनकी फियांसी थी उससे एक फील गुड फैक्टर नहीं आ रहा था। तो वो उन्होंने मेल को ये लेटर लिखकर पूछा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए क्या, मुझे ये जो मेरा जो मैरिज का वो है आने वाला हूँ, तो डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो मेल ने भी यही कहा था कि नहीं, ऐसे पर्सन के संग आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं, जिसके बारे में आपको अभी से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जबकि सब शादी के कार्ड्स भी छप चुके थे, और पेरेंट्स भी खुश थे दोनों साइड के, और जो फीमेल थी वो भी बहुत खुश थी, लेकिन जो मेल था उसको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि क्या आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो सामने वाले के साथ, क्या आपकी सब चीजें मैच हो रही हैं। लव द पर्सन नॉट their potential. Anytime you find yourself questioning whether or not this is the right relationship for you, ask yourself, can you accept this person exactly as they are and exactly where they are and still love them? तो आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या मैं इस पर्सन को फुल्ली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जैसा ये है उस तरह से कर रहा हूँ, और फिर भी जिस तरह का ये इंसान है क्या मैं उससे प्यार कर सकता हूँ और हमेशा कर सकता हूँ। तो ये अपने आप से हमेशा क्वेश्चन करिए, क्योंकि आजकल भी जो मैंने ट्रेंड देखा है, बच्चे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, इमोशनली इंटैंगल्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर उनको थोड़े टाइम के बाद रियलाइज होता है कि ये पर्सन नहीं है। और ए, जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी रिलेशनशिप में है, और ए और बी दोनों इमोशनली इंटैंगल्ड हो गए, और उसके बाद बी को समझ में आया कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है, और बी चल दिया, छोड़ गया। तो जो ए पर्सन है वो इतना इमोशनली वीक हो जाता है, इतना उसको खराब लगता है कि वो अपनी लाइफ को भी एंड करने को सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इतना इमोशनली इंटैंगल होने की जरूरत नहीं है। पहले समझिए क्या रिलेशनशिप मेरे लायक है या नहीं है, या मैं सिर्फ एक बटरफ्लाई फेज के लिए इसके संग चल रहा हूँ या ये चल रही हूँ। पहले मेच्योरिटी से मतलब चलिए। ये मेरा जो आजकल की जनरेशन है उनको ये कहना है, ये मत सोचिए कि मैं इसके साथ, अगर मेरे साथ इसका रिलेशनशिप नहीं चला तो मेरे संग मैं अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, और वो लोनलीनेस वाली फीलिंग आ जाएगी, या सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि हर कोई इंसान मुझे छोड़ के चला जाता है। ये सब मत सोचिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे इमोशनली इंटैंगल जब होते हैं तो आपका सब चीज टेक पर आ जाता है, आपका करियर, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स। आप उनके बारे में सोचिए जो जिनकी आप जान है। मतलब आप इस तरह की जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो इतना इमोशनल जो इंटेंगलमेंट है वो बाद में करिए, पहले देखिए कि वो इंसान आपके लायक है या नहीं है। दैट मीन्स, डू यू ट्रूली लव योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर फॉर whom who they are right now, or do you love who they once were and who wish they were would become? तो क्या आप जिसके भी साथ साथ हैं, आपका जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ, हस्बैंड, पार्टनर जो भी है, आपका जो रिलेशनशिप है, क्या वो सही है आपके लिए, है ना? और डू दे लव यू हु दे आर, हु मतलब आप जो पहले थे वैसे ही आपको कोई प्यार कर रहा है, आप उनके संग अच्छा फील कर रहे हो, ये आप सब सोचिए।
Even if they are specific things that bother you, in the end they might not be deal breaker. They may be things you have to learn to accept, that just work you are going to have to do to make relationship thrive. लेट देम। और अगर आपके साथ ऐसा है कि नहीं सिर्फ आपको वर्क करना पड़ रहा है, तो लेट देम करिए। अभी आपको वो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, मेल ने, कि अगर आपके साथ कोई ऐसा है जो कि वेप करता है, मतलब स्मोक करता है ना, आपको आपके लिए टाइम नहीं है, आप उसके साथ बहुत बोर फील करते हो, इवन सेक्स के दौरान भी आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रैवल करने नहीं ले जाता मुझे, या ले जाती है, मतलब आपको उसके साथ कोई फील गुड या बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, और क्या इसके बावजूद भी आप उसको प्यार कर सकते हो? ऐसा होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर पर्सन हर चीज करे आपके लिए, या हर पर्सन में एक वो क्वालिटी हो जो सामने वाले में आपको किसी और में दिख रही है, तो ऐसा नहीं होगा। हर पर्सन डिफरेंट है, वो आपके लिए कुछ डिफरेंट कर रहा होगा, क्या आप तब भी उससे प्यार कर सकते हैं? बिकॉज द रियलिटी ऑफ it is that they may never change, and here is the other thing that they probably won't। और ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे कि मुझे कभी ट्रैवलिंग करने ले जाएगा, ये मुझे कोई रिंग देगा, ये मुझे फ्लावर्स देगा, ये मुझे आई लव यू बोलेगा। ये आप भूल जाइए, क्योंकि जो पर्सन जैसा है वो वैसा ही रहता है, और वो कभी चेंज नहीं होता। ये आपको बहुत बार मेल ने बता चुके हैं कि पर्सन चेंज नहीं होता, ना मोटिवेट होता है, सिर्फ इन्फ्लुएंस होता है। वो भी तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप में वो इन्फ्लुएंस करने का तरीका जो उन्होंने बताया था पहले के चैप्टर्स में, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आप पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, क्या आप चेंज हो सकते हैं? क्या आप अपने तौर तरीके, अपने स्टाइल को बदल सकते हैं जो सामने वाले के अकॉर्डिंग हो? क्योंकि आप भी उसमें एडमेंट होते हो, और सामने वाला भी अपने तरीका अच्छा लग रहा होता है, तो इसलिए आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि वो आपकी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाए और आपकी बात मानने लगे। What I have noticed with couples is that the longer you are together, the more you want your partner to be like you। और ये बहुत होता है कि जब आप कोई मैरिज में है, या आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं, या जैसे भी आपका एक लंबे समय तक पार्टनरशिप चल रही है, तो आपको लगता है कि ये सामने वाला मेरे तरह से हो जाए। अगर मुझे मूवी जाना पसंद है, तो इसको भी मूवी जाना पसंद होना चाहिए। इसको अगर मेरी तरह मुझे रात में टेक्सटिंग करना पसंद है, तो इसको भी रात में टेक्सटिंग करना चाहिए। अगर इसको घूमना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, तो इसको भी होना चाहिए। तो ये हम अपने तरीके से सामने वाले को ढाल रहे होते हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्योंकि उसके भी अपने कुछ व्यूज हैं, उसके भी अपने कुछ लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है। पर दोनों लोग ये चाह रहे होते हैं कि वो मेरे तरह से हो जाए, ये मेरे तरह से हो जाए। यहीं पर ही आता है, तो लोगों में दूरियां बनने लगती हैं, वो यहीं से बनने लगती हैं। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होते हैं, तो हम एक दूसरे को अपने तरीके से ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये मेरी तरह से हो जाए, अगर मुझे रात में सोना पसंद है, तो ये सामने वाला भी रात में सो जाए। अगर मुझे रात में जगना पसंद है, तो सामने वाला भी मेरे संग जग के बातें करे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर यू शुड अज्यूम दैट पर्सन इज नेवर गोइंग टू चेंज। तो ये हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। सबकी अपनी डिसलाइकिंग है, लाइकिंग है, वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगा। इसलिए लेट देम। आप मत किसी के दिमाग में ये डालिए कि आप मेरे अकॉर्डिंग हो। मैं अगर चाहती हूँ कि रात में जगना, तो आप भी जगिए। अगर मैं चाहती हूँ कि सुबह जल्दी उठना, तो आप भी सुबह उठिए। भाई, आप उनको लेक्चर दे रहे हो सुबह उठना बहुत अच्छा है, मैं यहाँ बुक रीडिंग सेशंस में आ रही हूँ, तो आप भी बुक रीडिंग सेशंस में आइए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा इससे ज्ञान मिल रहा है। तो आप किसी को ये ज्ञान नहीं दे सकते हो कि आप मेरे अकॉर्डिंग हो जाओ, क्योंकि सब में अपना ही अपना दिमाग है, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। अगर किसी को होना है आपके अकॉर्डिंग, तो वो आपके इन्फ्लुएंस से होगा, आपके कहने से नहीं होगा। Maybe they don't even know you are upset by it, and they don't know how you feel about the issue, or they don't know how important it is for you, or they don't know, but you have just created a standoff. So before you spend another year overthinking and wondering if this is your person and your conversation, apply the science, and then still then sit back and wait। You know how to do दिस यूजिंग द एबीसी लूप। और उन्होंने जैसे एबीसी लूप हमने पढ़ा था, वो बताया है कि आप अगर आपके रिलेशनशिप में आपका जो पार्टनर है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है, और आप चाह रहे हो कि वो आपके अकॉर्डिंग हो, या आप थोड़ा बहुत भी, मतलब बिल्कुल ही ए और पोल्स अपार्ट है, तो आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट हो, तो उसके लिए एबीसी जो उन्होंने टेक्निक बताई थी हमें, जिसमें अपोलोजाइज, मतलब पहले तो अपोलोजाइज करिए कि आपको मैं बहुत ज्यादा चाहती थी कि अपनी तरह से करना, तो मैं अब वो नहीं चाहती हूँ। और फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए कि जो कि बिल्कुल उसको हर्ट ना करे। जैसे उन्होंने बताया था पहले कि वो जिसको हर्ट ना करे, जो जिसको हम बहुत ज्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं। जैसे मेल की जो फ्रेंड थी, जो अपने हस्बैंड को चाहती थी कि वो जिम जाए और अपने हेल्थ के बारे में केयर करे, और वो इतना ज्यादा उस पर हावी हो गई थी कि उसने बिल्कुल जिम ही जाना, कि उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। तो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। उसके बाद देखिए
बैक करिए, बैक ऑफ करिए कि क्या उनका बिहेवियर है, और फिर सेलिब्रेट करिएगा, छोटी छोटी भी विन आपको मिलती है उसमें, तो उसे सेलिब्रेट करिए। When you use me, let me to influence someone else, do it with the hope that they change because you love them and want something better for them, and you want the relationship to work and this matter to you, but don't ever do it with expectation that they must change. तो अगर आपको ये एबीसी ग्रुप वाली जो एप्लीकेशन अगर आप लगा भी रहे हैं तो आप लगाइए, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन मत करिए कि सामने वाला चेंज होगा। आप ओपन एंडेड रहिए, ठीक है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। Because even when you use the science to influence someone else, they are still their own person and in control of what they choose to think, say, and do. Give it at least 3 months without any negative energy while you keep modeling the positive change and celebrating anything you see. और आप उस पर्सन को 3 मंथ्स तो एटलीस्ट दीजिए कि वो आपके अकॉर्डिंग, जो आप चाहते हो थोड़ा बहुत आपके अकॉर्डिंग हो, और जैसा वो, उसको जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए, है ना, उसको चेंज करने की कोशिश मत करिए आप, बल्कि उसे कॉन्वर्सेशन करके निकालिए कि एक्चुअल में है क्या है। वाई 3 मंथ्स? इट्स प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर योर एनर्जी टू शिफ्ट फॉर अदर पर्सन टू सडनली फील इंस्पायर्ड टू मेक द चेंज एंड बिलीव इट वॉज द आइडिया, इट वॉज देयर आइडिया। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है, जब हम कंटिन्यूअसली किसी चीज को जब चेंज करना चाहते हैं किसी पर्सन में, स्पेशली रिलेशनशिप में, और हम कंटिन्यूअसली उस पर एक एनर्जी भेजते हैं जो कि हमारी बार बार नेगेटिव हो जाती है, हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भी सामने वाला पर्सन है उसमें पॉजिटिव चेंज आए, और हम एक्चुअल में ब्लैक बॉल्स ही भेजते जाते हैं, भेजते जाते हैं, लोगों से गॉसिप कर रहे होते हैं कि ये देखो मेरे साथ ऐसा करता है या मेरे साथ ऐसा करती है, और फिर अंदर से चाह रहे हैं कि हम वो ठीक हो जाए। और कंटिन्यूअसली हम अगर किसी और से भी गॉसिप नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली, इसने आज ऐसा किया, इसने देखो ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा गलत बोला, इसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, हम ये नेगेटिव पॉजिटिव जो अंदर इनर चैटर चल रहा होता है ना, तो हमारा जो एनर्जी जब तक उस तक जा रही है ना वो नेगेटिव चली जा रही है, और वो पर्सन फिर वैसा ही एक्ट कर रहा है जैसी आपकी वाइब्रेशन है। तो उससे वाइब्रेशन हटानी है, तो उसके लिए कम से कम वाइब्रेशन शिफ्ट करने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स तो लगेंगे। तो वो बोल रही है अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट करिए, बिल्कुल भूल जाइए कि वो चेंज हो रही है, सबसे पहला चीज कि नहीं हो रही है वो चेंज। और उसके बाद ये ओपन एंडेड क्वेश्चन रखिए। रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड एंड हर हस्बैंड, जो उनका इशू उन्होंने बताया था, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कितना अच्छी तरह से उस पर्सन को फिर टैकल किया और उनको इन्फ्लुएंस किया, उनसे क्वेश्चंस पूछे, और उनका फिर फ्रेंड धीरे धीरे जिम जाने लगा और धीरे धीरे अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो गया। सो शी इज बीन using the let them theory to ask this question. She is letting him be, and meanwhile she is being going for a walk every morning. She is being positive and happy. She is being complimenting him and hugging him, and she is being very affectionate whenever he exercises. तो उसने क्या किया उसकी फ्रेंड ने कि उसने खुद वॉक पे जाना शुरू किया, उसने खुद कॉम्प्लीमेंट करना शुरू किया, जो कि हमेशा नैक करती थी अपने हस्बैंड को, अरे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम ये खा रहे हो, तुम बैठे हुए हो, तुम काउच पर टैटो हो गए हो। तो उसने उसकी जगह अप्रिशिएट करके उसको मोटिव अप्रिशिएट किया, खुद जाना शुरू किया वॉक पर, और इस तरह से उसके हस्बैंड में चेंज आया। तो ऐसा ही वो कह रहे हैं कि जब आपको किसी को चेंज करना होता है तो आपको इस तरह से ही करना होगा। ये नहीं कि लगा के बोला कि आपके ये गलत है, ये सही है, ये लेक्चर दे रहे हैं, उससे कोई चेंज नहीं होता। एंड नाउ शी हैज टू वेट। वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट about waiting and just letting them be in that moment when you loved ones complain about the natural consequence of their behavior. और फिर वेट करना तो बहुत मुश्किल लगता ही है, आपको लगता है अरे ये तो मैंने इतना किया फिर भी चेंज नहीं हो रहा है। लाइक हाउ मच मनी दे हैव स्पेंट ऑन वेपिंग but they are still vaping, or how much they hate their job but they haven't looked for a new one, or how depressed they feel but they refuse to go to therapy. My friend shared that her husband was complaining the other day that he has so winded during the pickle ball that he had to step out of the game with his friends. अब वो बोल रही है कि आप लेक्चर मत दें, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, या वो कुछ गलत तरीके से कर रहा है, तो आप लेक्चर ना दें। तो जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि किसी उनके फ्रेंड ने कंप्लेन किया कि वो एक कोई गेम खेलने गए और उसमें उन्होंने गेम से बाहर निकल गए। what that When that happened, your tendency is to want to assure someone, don't do it, let their complaint hang in the air, don't respond। तो आपको कुछ नहीं बोलना है, कोई लेक्चर नहीं देना है। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है, आपको बस उसको खुद बैठे रहना है। लेट देम सिट विद इट, से नथिंग, लेट देम एक्सपीरियंस देयर फीलिंग, लेट द साइलेंस डू द वर्क फॉर यू, लेट देम फील द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन, लेट देम। हम क्या करते हैं, हम रेस्क्यू करने चले जाते हैं लोगों को, लाओ मैं बताती हूँ, लाओ मैं कर देता हूँ, आओ बैठो, मैं बड़ा प्यार दिखा रहा हूँ। नहीं, उनको खुद रेस्क्यू होने दो, खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने दो, एंड देन लेट मी यूज साइंस, आस्क देम एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। इट साउंड्स लाइक इट बॉदर यू। आपने कैसे पूछा, आज कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे को कुछ परेशानी हो रही है, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डू अबाउट इट। खुद उनसे खुद पूछा कि आप ही बताओ सॉल्यूशन।
हम सॉल्यूशन दे नहीं रहे हैं, हम उनसे खुद सॉल्यूशन निकलवा रहे हैं। एक्चुअल में हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, हम उल्टा करते हैं, हम सॉल्यूशन देने लगते हैं और सामने वाले को वो सॉल्यूशन हमारे नहीं समझ में आ रहे होते, क्योंकि जिसकी जो सोच होती है ना, वो अपनी सॉल्यूशन खुद ले रहा होता है, 10 लोगों से कंसल्ट करता है लेकिन खुद अपनी सोच से चलता है। इसलिए किसी को एडवाइस देना छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी को किसी की एडवाइस नहीं समझ में आती है। एज और वो आपका टाइम वेस्ट होता है, वो सामने वाला भी आपका टाइम वेस्ट कर रहा होता है, सिर्फ ये पूछ के मुझे करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप एडवाइस देना छोड़िए, एडवाइस तब दीजिए जब सामने वाला आपकी एडवाइस मानता हो, नहीं तो फिजूल की एडवाइस देना, अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दीजिए, जो कि सामने वाले के लिए भी बेटर होता है, क्योंकि सामने वाले को सॉल्यूशन अपने आप पता होता है, वो अपने आप निकालेगा सॉल्यूशन। इसलिए उसको उल्टा क्वेश्चन करिए कि आप क्या कर सकते हो उस बारे में। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न फ्रॉम डॉक्टर के ने बताया था कि मोटिवेशन कहीं हेल्प नहीं करता, किसी का कुछ नहीं हेल्प करता, सिर्फ इन्फ्लुएंस हेल्प करता है। कोई चेंज नहीं होता, अगर चेंज होना होता है तो उसे अपने आप चेंज होना होता है, किसी के कहने से कोई चेंज नहीं होता है। तो डील ब्रेकर डिसीजन, बट व्हाट हैपेंड इफ यू फॉलो द एबीसी लूप। अब वो बोल रहे हैं आपने एबीसी लूप भी फॉलो किया, 3 मंथ्स वेट भी किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, है ना, और कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला, वो पर्सन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो बोल रही है कि इसके बाद नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मूव टू नेक्स्ट 2 पार्ट। यहाँ पर वो बता दिए डी और ई सॉल्यूशन भी आपके लिए, डी और ई करिए। अगर आपका कोई भी आपने पार्टनर में देखा कि कुछ भी चेंज नहीं आया है, कुछ भी आपने किया, तो ये उनका एबीसी लूप है। ये एबीसी लूप है और फिर हम डी पर आ गए, ये हमने पूरा कर लिया, फिर कुछ नहीं हुआ। तो डी है डिसाइड इफ देयर इज अ डील ब्रेकर, इफ नो, ई एंड है, एंड योर बिचिंग, इफ यस एंड द रिलेशनशिप। दो चीज है, अगर आपको 3 महीने के बाद ये पता चला, 3 मंथ्स के बाद कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ई ऑप्शन है, डी है पहले तो कि डिसाइड क्या करना है, आपको क्या क्या कर सकते हो, और ई में है कि या तो आप उसके बारे में गॉसिप करना छोड़ दो, जो भी रिलेशनशिप में है उसको बिच करना छोड़ दो, उसके बारे में गलत बोलना छोड़ दो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप उसको एंड करो रिलेशनशिप को। अब डी उन्होंने बोला है पहले, डील ब्रेकर और नॉट, डिसाइड इफ दिस इज अ डील ब्रेकर और नॉट। इफ आफ्टर 3 months the person hasn't changed or hasn't tried to change, assume that they aren't going to, तो वो नहीं चेंज हो गए। एंड आई एम सॉरी दैट आई हैव टू बी one to tell you this, but they are not ready, they don't want to do it, doing it for you is not enough, it's not a priority of theirs, and maybe there is something deeper going on and they are not capable of changing। तो वो आपके लिए चेंज नहीं होना चाह रहे हैं, उनको नहीं चेंज होना है। ऐसा बहुत लोगों ने देखा होगा अपनी लाइफ में, सर्कमस्टेंसेस आए होंगे कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कोई चेंज नहीं होता, तो आप ये मान लीजिए कि वो आपको कोई प्रायोरिटी नहीं देते, आपके लिए वो चेंज नहीं होना चाहते, या फिर उनको अपने सेट ऑफ वैल्यूज ज्यादा अच्छे लगते हैं आपसे ज्यादा, ये भी हो सकता है। तो लेट देम करिए ने, नॉट, सब कोई चेंज नहीं होना चाहता, सब कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता, इसलिए आपको ये एक्सेप्ट करना है ना, और आपको बहुत कंपैशनेट और लविंग रहना है और अपने को कंट्रोल करके रखना है। तो आपको क्या करना है, वॉट यू कैन कंट्रोल इज चूजिंग टू लव समवन एज दे आर। तो आपको जैसे वो है उनको वैसे एक्सेप्ट करना है, ये नहीं है कि अब फिर दोबारा बार बार सोच रहे हो, बार बार उसी चीज पर जा रहे हो कि अरे ये काश ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो जैसा जो है उसे वैसा एक्सेप्ट करिए। अब वो ये बोल रही है कि ये आपको लगेगा अरे ऐसा कैसे, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, मेरे संग तो ये ऐसा हो नहीं पा रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, कैसे हो गया, और मेरे से नहीं सहन हो रहा है। तो वो बोल रही है कि लेट देम करिए। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द थेरी, लेट मी करिए। अब लेट मी करिए, ये डील ब्रेकर है कि अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने आप से पूछिए, कुड यू बी विद दिस पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इफ दे नेवर एवर चेंजेस। क्या मैं इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ अब मैं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो आपके पास ई ऑप्शन में दो है, या तो आप स्टॉप बिचिंग और एंड द रिलेशनशिप, यू आर एट द पॉइंट वेयर they are not changing, you are in standoff of the issue and you can either live with this or you can't. You have to choose to the end your bitching or end the relationship. Can you stop complaining about this issue for real? Can you stop gripping to yourself, holding it over their head and acting in a passive aggressive way and complaining to your friends? तो ये आप छोड़िए, अपने कंप्लेन करना छोड़िए। कंप्लेन करना इज लाइक दैट कि आप उसी सिचुएशन में बार बार जा रहे हो, बार बार आप कंप्लेन कर रहे हो, बार बार आप वो पुराने मोमेंट सोच रहे हो या प्रेजेंट मोमेंट सोच रहे हो और उस कंप्लेन को बार बार बढ़ा रहे हो। इफ यू आर चूजिंग, इफ यू आर गोइंग टू चूज देम, तो आप पूरा तरह से चूज करिए जिस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हो। और वो अपना बता रही है कि वो जो मेल थी वो एडीएचडी थी, मतलब बहुत ज्यादा हाइपर पर्सन है मेल,
और उनके जो हस्बैंड है वो बहुत ही कूल काम पर्सन है, और उन्होंने उनकी लाइफ में ऐसा रहा मिलने की हर चीज हैप्सर्ड रहती थी उनकी। उनकी डिशेस नहीं हो रही हैं, उनके जो शादी थी उनकी डेस्क पड़ी हुई है, कभी कुछ चीज भूल जाती थी, कभी कुछ चीज भूल जाती थी, सारा डिसऑर्गेनाइज रहता था उनका, जो उन्होंने पहले भी बताया कि उनकी बेटी कितनी ऑर्गेनाइज्ड है और वो कितनी डिसऑर्गेनाइज्ड है, और क्रिस उतने ही ऑर्गेनाइज थे। तो वो बोल रही क्रिस ने उनको मतलब समझा, है ना, और वो उनके लिए बहुत बड़ा एक बात है कि भाई क्रिस इतने ज्यादा समझदार, और वो इतनी शैबी, और हर चीज में लेट हो रही हैं, हर चीज में डिस्ट्रैक्टेड हैं, कभी क्रिस उनसे बात कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम देख रही हैं, मतलब इतना उन्होंने, इतना उनकी पोलैरिटी थी, फिर भी वो लोग संग हैं। एंड आई नो माई बिहेवियर मेक्स हिम फील लाइक आई डोंट रिस्पेक्ट दिस हिज टाइम और केयर व्हाट माई chaos impact him. I have tried to change. I want to change. I work on it, and it still hasn't happened. I'm late. I lose everything. I make messes around the house and don't clean them. I hate this about myself. I wish I could snap my finger and change this aspect of who I am. Chris is on time, organized, calm, predictable. Always has been. Always will be. Chris would like me to be more like him. His life would be easier. He feel more supported and respected by me. But relationships are about learning how to love someone for who they are, not for who you wish they could be. कितनी अच्छी बात कही है कि कितने अलग थे, कितने दोनों अलग थे, मेल और क्रिस, दोनों का तरीका अलग रहने का, और क्रिस चाहते थे कि मेल उनकी तरह से हो जाए, पर और मेल को पता है कि वो नहीं कर पा रही हैं, उनके तरह से नहीं बन पा रही हैं, इतनी एटिकेट्स वाली, इतनी ऑर्गेनाइज्ड उससे नहीं हो पा रहा है, फिर भी दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ यही है कि कोई आप चाहो आपकी तरीके से हो जाए, नहीं होएगा, और फिर भी उसको एक्सेप्ट करना, हर टाइम उसको ये हाँ बोलना, हर टाइम उसी को चूज करना इज वेरी गुड थिंग. When you start using the let them theory, you learn to see other people as they are, and then you will see that it is up to you to figure out what you can accept and what you can't. अब मेरा यहाँ पर ये मानना है कि जब हम पर्सनालिटी अगर देखें कि किसी ने टॉवल फेंक दिया, किसी ने गंदा छोड़ दिया, है ना, मेल्स ऐसा बहुत करते हैं, तो फीमेल को बहुत इरिटेशन है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर आप इनको भी ओवरलुक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर बड़ी बड़ी चीजें तो बहुत ही बड़ी लगेंगी। तो ये सब चीजें उन्होंने भी ओवरलुक करी, और बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने लाइफ में आगे बढ़ी, आगे उन्होंने किया एट द सेम टाइम। और ये हमें सब चीजें ओवरलुक कर देनी चाहिए, वो बोल रही है, जब तक कोई बहुत बड़ा इशू आपकी लाइफ में नहीं हो। At the same time, as you let go on the surface level stuff that is never going to change, you will probably start to see deeper things you have been taking for granted. For instance, while there is a lot about Chris that used to annoy me, one of the things I value most about my husband is how kind-hearted, dependable, and peaceful he is. I never knew I needed that in a relationship. He is, on the other hand, value my wild enthusiasm, fierce loyalty, and sense of humor. तो हर किसी में अलग अलग अपनी अपनी क्वालिटी है, दोनों ने एक दूसरे की क्वालिटी को समझा, एक दूसरे की क्वालिटी को अप्रिशिएट किया कि तुम्हारे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, और जो चीज खराब है उसको ओवरलुक किया. It's why as much as my behavior frustrates me, it's not a deal breaker. Chris has decided that everything else that I provided as a partner trounces द अनाउंसेस क्रिएटेड बाय माय एडीएचडी. तो वो बोल रही है, बोलते हैं कि क्रिस ने भी वो ओवरलुक कर लिया कि जो मैं और चीजें उनको प्रोवाइड कर रही हूँ वो उससे बढ़कर है, जो मेरे अंदर एक आध फ्लॉज हैं उससे उससे तो ये एक्सेप्टेंस हमें एक दूसरे में होनी चाहिए, क्योंकि हर में फ्लॉज है, लेकिन हर कोई इंसान जो आजकल की दुनिया में एक दूसरे को अपने जैसा बनाना चाह रहा है कि भाई मैं सफाई से रहती हूँ तो ये भी सफाई से रहना चाहिए, मैं गंदा रहती हूँ तो इसको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि मैं गंदा रह रही हूँ, मतलब हर चीज मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो नहीं है. आप एक दूसरे के फ्लॉज को एक्सेप्ट करिए, एक दूसरे के क्वालिटीज देखिए कि एक दूसरे में क्वालिटी क्या क्या है. Chris has accepted the fact that I will be like this for the rest of my life and learned to both laugh and live with it. Let Mel be Mel. और उन्होंने कह दिया कि मेल तुम जैसी हो वैसी मुझे accepted हो. That's why the let them theory has made my marriage stronger. It's taught me how to accept Chris for who he is, and stop complaining about who he isn't. And the vice versa. दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, जो वो है उनको लेकर, और जो नहीं है उसको उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ऐसे भी हो. तो यही क्लैरिटी आपको भी समझनी है अपने रिलेशनशिप में, जैसे उन्होंने समझी कि आपका जो पर्सन है, फॉर माई फ्रेंड एंड हर हस्बैंड, एंड दिस मीन्स that when she wake up to hit the peloton in the basement, she let him sleep in, and that means being super quiet when she gets dressed instead of slamming the bedroom door like she used to. I share this example because loving someone as they are goes beyond ending your bitching. You demonstrate through your behavior that you do love them as they are. You lead with kindness and consideration. ये बहुत अच्छी चीज कहा है उन्होंने कि जब हम सामने वाले को ये एहसास करा दें कि
आप मेरे को एक्सेप्टेबल हो, जैसे आप हो वैसे एक्सेप्टेबल हो, तब सामने वाला चेंज होने के लिए तैयार होता है। जब आप उसको बार बार किसी ना किसी तरीके से नीचा दिखा रहे हो, बार बार किसी ना किसी तरीके से उसे ये बता रहे हो कि नहीं तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये कर लेते तो बेटर हो जाते, तुम ऐसा कर लो, चेंज कर लो तो तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी, वो कोई चेंज नहीं होगा। जब आप सामने वाले को अप्रिशिएट करोगे, उसे एक्सेप्ट करोगे एज दे आर, वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या आप कंपैटिबल हो अपने पार्टनर के साथ, क्या आपकी कंपैटिबिलिटी है। अर्लियर आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, कुड यू बी विद दिस पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इफ दे इफ दे नेवर एवर चेंज। क्या आप उस पर्सन के साथ हमेशा रहोगे, जो अगर जो भी पर्सन के साथ हो, अगर वो कभी चेंज ना हो। एंड वॉट इफ योर आंसर इज आई डोंट नो और नो, अगर आपने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता या नहीं, इफ यू कांट ट्रूली एंड योर बिचिंग देन यू कांट एक्सेप्ट द अदर पर्सन एंड लव देम एज दे आर। और अगर आप उसके बारे में गॉसिप करते रहोगे, पीछे पीछे बातें करते रहोगे, संग रह रहे हो आप उसके उसके साथ हो, सब चीज संग में है, लेकिन आप उसकी बुराई कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो कि ये ऐसा होता वैसा होता, लोगों से गॉसिप कर रहे हो कि इसने मेरे साथ ये किया वो किया, तो यानी कि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो एज दे आर नॉट अ काइंड। और ये पता है, जो आपकी बिचिंग हो रही है ना, जो आप गॉसिप कर रहे हो, वो सब वाइब्रेशन वहां तक जा रही है और वो ही रिलेशनशिप को खराब कर रही है। तो ये सारा वाइब्रेशन का गेम है जो आपको समझना चाहिए। एंड इफ यू कांट स्टॉप स्लैमिंग द डोर इन द मॉर्निंग और बीइंग पैसिव अग्रेसिव व्हेन दे आर रनिंग लेट येट अगेन, दैट्स नॉट काइंड ईदर। तो ये ऐसा होता है, बहुत से लोग जब गुस्सा होते हैं स्लैम कर जाते हैं डोर को, या किसी भी तरह से एहसास करा जाते हैं कि मुझे तुम्हारी जो तरीका है वो नहीं पसंद है, और सामने वाले को, आपको लगता है कि मैंने इस तरह से किया और सामने वाले को समझ में नहीं आया, सामने वाले को सब समझ में आता है, और वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा किसी का मिसबिहेवियर, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो आपका हस्बैंड है या वाइफ है। वो किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होता है, किसी ना किसी तरीके से अगर आप उसको समझाना चाह रहे हो, वो सब समझ में आ रहा होता है। तो उसका तरीका यही है कि आप एक्सेप्ट करो हु दे आर एज दे आर, और फिर आप बहुत प्यार से ही उसको चेंज कर सकते हो। कोई भी इस तरीके से चेंज नहीं होता है जो हम तरीका अपनाते हैं। Whether or not you end a relationship is a deeply personal decision that only you can make. In the case of my friend and her spouse, it's not a hard call. His unhealthy habits are not a deal breaker, not even close. She loves him. और ये उन्होंने पहले भी बताया था कि कई बहुत सारी चीजें होती हैं हमें जो दूसरे पर्सन में खराब लग रही होती है, लेकिन हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें ही प्यार करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें कमियां दिखाई ही दे रही होती हैं। कि जैसे उन्होंने बताया था, जैसे उन्होंने मेल के बारे में बताया कि क्रिस को नो डाउट वो खराब लग रही है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमें कोई ना कोई एक आध क्वालिटी तो खराब लगेगी, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं कि भाई हम अपने तरीके भी बदलने के लिए तैयार हैं, जैसे मेल की फ्रेंड ने किया। तो दिस इज कॉल्ड लव, ये लव के कारण ही हो रहा है। शी नोज दैट टू मेक द रिलेशनशिप वर्क शी हैज टू वर्क हार्डर एट एक्सेप्टिंग हिम एंड चेंजिंग हाउ शी shows up in the relationship. She need to bring more compassion and kindness to their dynamic. She can keep trying to influence him, but the expectation has to go along with any complaining. This is about her, not about him. तो ये हमें देखना है, अगर हमें चाहिए अच्छा रिलेशनशिप तो हमें बिचिंग कंप्लेनिंग ये सब छोड़नी है। And because he's not changing who he is, she needs to change who she has been in order for this relationship to be better. तो अगर कोई सामने वाला चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स दिस इज अ कॉल कि आपको चेंज होना है। किसी रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए एक पर्सन ही काफी होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। रिलेशनशिप की वाइब्रेशन एक पर्सन ही अगर अच्छी भेजेगा तो सामने वाला अपने आप उस वाइब्रेशन से चेंज होता है। और आपको ही उसमें एफर्ट्स दिखाने हैं, सामने वाले को नहीं लेना है कि वो एफर्ट दिखाए। जब आप अपने एफर्ट दिखाते हो, सामने वाला ऑटोमेटिकली कोई, जब एक लविंग रिलेशनशिप ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने आप सब समझ में आता है। ये सिर्फ सिर्फ आपको चेंज करने की जरूरत है। But what most people are struggling with, that they ask question about using the let them theory to determine whether they are with the right person, are issue of compatibility. There is a difference between being committed to someone and being compatible with someone. और वो बोलते हैं कि लेकिन लोग बार ये सोचते हैं नहीं, ये कुछ अलग चीज है ना, ये कुछ नहीं सही हो रहा है। इट इज वेरी कॉमन टू फॉल इन लव विद द someone and experience what feels like the most incredible relationship of your entire life, and then over the time two of you start grow in different direction and want different things or realize that you have become different person। और फिर धीरे धीरे शुरू में तो सब अच्छा लगता है जब नई नई रिलेशनशिप होती है, फिर उसके बाद सब चीज अपार्ट होने लगती है। आपको लगता है नहीं ये तो कुछ और ही है, मैं कुछ और हूँ, ये कुछ और है, जो हम पहले सोचते थे वैसा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा यूजुअली होता है, ऐसा सब मोस्टली लाइफ में देखा गया है कि जब हम संग में किसी के रहने लगते हैं तो हमें उसकी कमियां नजर आने लगती हैं, फ्लॉज नजर आने लगते हैं।
सामने वाले को उसमें सामने वाले को भी हमारे में कमी निकाल दिखने लगती है, और पहले जो एक गुडी गुडी वाला जो चीज दिख रही थी वो चीज नहीं होती है। तो उसको वर्क करने के लिए ये हमारा ही काम है, सामने वाले का नहीं है। हमें ही आगे बात करके तरीके निकाल के कि कैसे इस रिलेशनशिप को, अगर आपको रिलेशनशिप प्रायोरिटी लगेगी ना, तो आप उसके लिए लोगे, कदम उठाओगे, उसके बारे में बात करोगे, उसके बारे में तरीके निकालोगे कि वो आगे बढ़े। बिकॉज यू हैवंट फॉल आउट ऑफ लव, यू जस्ट डोंट quite fit like you used to. I said that two things are required to make relationship to go the distance. तो वो बोल रही है कि आप में प्यार की कमी नहीं है, बस आपको तरीके पता होना चाहिए कि कैसे इसको वर्क करना है। both people want the relationship to work and are both willing to work on it, it make it better। तो दोनों चाह रहे हैं कि आगे रिलेशनशिप बढ़े, और दोनों अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपने वैल्यू से, दोनों अपनी अपनी जगह ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को कोई हैम्पर नहीं कर रहा उनकी ग्रोथ में। You may be in a situation where you both want the relationship to work and you both are willing to do the work. When there is a problem with the compatibility, no matter how hard you work at the relationship, there is a high chance it might not work. अगर compatibility नहीं है तो फिर वो work नहीं करेगा, क्योंकि आप नहीं चाह रहे हो उसे वर्क कराना। इट्स द सैडेस्ट एंड द हार्डेस्ट थिंग टू कम टू द टर्म्स विद व्हेन इट हैपेंस, and it's a deeply personal choice. For example, let's say you are in love with and committed to someone who is British and want you to make move back home to London, but have you have always envisioned staying close to your family in Atlanta. Or another example that comes to a lot, one of you want children and other doesn't। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी कि एक एक जगह शिफ्ट होना चाह रहा है, एक नहीं होना चाह रहा है, एक बच्चे चाह रहा है, एक नहीं चाह रहा है। तो आपका ये इतना बड़े वाले इश्यूज बहुत सारी चीजें क्रिएट कर देते हैं, परेशानियां। You may talk about it, you may fight about it, you understand the reason why your partner want to move back to Europe, and they understand why you don't. You have discussed the pros and cons of having children, but never seems to come to an agreement of your future. You don't go, you have gone around and around on the topic in the past, and you have said we don't need to decide this now. And now has come, you are in impasse. They want to move, you don't. You want children, they don't. You are committed to each other, absolutely, but you might not be compatible right now. How do you know this is truly a deal breaker? Here, how you figure out that out. Let take the situation when you are in love with someone who always wanted to go back home to London, and you always emphasize that you want to stay close to your family in United States. You ask yourself, will you regret breaking up with them? अब कोई तो जाना चाह रहा है, आप ऐसे किसी पर्सन के साथ हो जो यूरोप जाना चाह रहा है और आप अमेरिका ही रहना चाह रहे हो। तो क्या क्या आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या, अगर मैं इसे लाइफ में अगर इससे मूव ऑन कर चाहता हूँ इस पर्सन से, क्या मैं इसके बिना रह सकता हूँ? क्या आपको रिग्रेट होगा, है ना, कि वो विल यू रिग्रेट ब्रेकिंग अप विद देम मोर देन मूविंग टू लंदन? क्या आपको ये दुख हमेशा रहेगा कि मैं लंदन चला जाऊं, या मैं यहीं रहूं, या लंदन जाके दुख ज्यादा होगा, या यहीं उसके बिना ज्यादा होगा? अगर इफ यू एग्री टू मूव, विल यू रिसेंट योर पार्टनर इफ यू चूज टू लीव योर फैमिली एंड फ्रेंड बिहाइंड? क्या आपको दुख होगा अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड रह जाएगी? बोथ चॉइसेस, अगर आप गए तो भी आपको परेशानी हो रही है, लंदन नहीं गए तो भी हो रही है कि भाई वो छूटेगा, तो दोनों में हार्ट ब्रेक होगा। एक में तो आपको अपनी ड्रीम को छोड़ना पड़ेगा, एक में आपको अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी, है ना। द अदर रिक्वायर्स यू टू लीव द पर्सन, और दूसरे में आपको उस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये खुद डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए सही है। एंड बाय द वे, योर पार्टनर इज फेसिंग द सेम हार्ट ब्रेक बिकॉज यू वोंट टू, और उसको भी यही परेशानी। ये मत सोचिए कि आपको ही परेशानी हो रही है, सामने वाले को भी हो रही है, क्योंकि उससे लंदन जाना है तो उसकी भी फैमिली छूट रही है, और अगर वो चला नहीं जाता है तो आप छूट रही हो। पार्टनर इज नॉट चेंजिंग, दे आर मूविंग टू लंदन विद और विदाउट देम। तो अगर वो जाना चाह रहे हैं तो लेट देम, एंड नाउ लेट मी मेक अ चॉइस, एम आई विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज टू बी इन दिस रिलेशनशिप? अब आपको देखना है कि आपको वो पर्सन इंपॉर्टेंट लग रहा है या आपके अपने ड्रीम्स और वैल्यूज अपने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो ये आपका डिसीजन है। अगर वो जाना चाहता है तो जाने दीजिए, और नहीं जाना चाहता, अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं मेरे को नहीं जाने देना है, तो ये आप डिसाइड करोगे। 69% of the problem in your relationship are not resolvable. This statistics come when 40 years of scientific research conducted by Dr. Johns and Julie Gottman, the most famous relationships research on the planet, who has happened to be married. They have found that issues that couple fight about is things that will never change, like how someone runs late or isn't as ambitious as you would like to be, or they spend every weekend in front of TV, or their hobbies are different from you, or they are messy, or they are body, or they are different from political opinion। ये सब आई थिंक सभी फेस करते हैं कि सभी डिफरेंट हैं, सब अलग अलग तरह के लोग हैं। दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ 69% ऑफ द प्रॉब्लम।
इन योर रिलेशनशिप आर दैट आर नॉट रिजॉल्वेबल, वो नहीं सही हो सकती, क्योंकि सब अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह की वैल्यू, अलग तरह के फैमिली सिस्टम से आए हैं। इवन आप देखें कि अगर आप दो ब्रदर और सिस्टर को लें तो उनके भी वैल्यूज एक सी होती है, लेकिन उनके भी तौर तरीके अलग हैं, अपनी डिसलाइकिंग होती है। तो आप किसी और फैमिली से आए हुए दो लोगों को कैसे समझ सकते हो कि उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग तरीका एक सा हो सकता है? That's why it is on you to figure out what you value at the deepest level. Is this something you can compromise, or if partner won't? For some people, moving wouldn't be a big deal. They jump at the chance to move overseas with the love of their life. कई लोगों के लिए बहुत इजी है मूव करना कि भाई चलो ठीक है, दूसरी सिटी देखने को मिलेगी, दूसरी कंट्री देखने को मिलेगी। कई लोगों के लिए नहीं है कि उनको अपनी की अपनी वैल्यू सिस्टम है। अब डॉक्टर जॉन गॉटमैन रिसर्च खाली पापा की है। हाँ, पापा ही खाएंगे। बैंडेड है यहाँ, देख जरा उसमें, सेंटर टेबल के उसमें। In other words, you value different things and you have a different vision. And how you want to live day to day and what you want to experience in your life, according to Dr. Gottman, almost all gridlock is your relationship come from unfulfilled dreams. Take the couple fighting about moving to London or the couple who is in disagreement of having kids. These are big issues. That's why you can't let it go. It's tied to deeper vision and that you have about your life. It's a very personal decision that you are going to need to make. Moving to London seems like something that is worthy of compromising on. But if you have always wanted kids, you are going to regret wasting a decade with someone who only to wake up with mid 40s and realize that this was something you truly wanted. And that's now it's not going to happen. Ask yourself, is this going to require me to give up on a dream? Because according to Gottman, if it does, that's a problem. तो यही है जो उन्होंने बोला था, फर्स्ट दो चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप दोनों संग ग्रो करना चाह रहे हैं, इसमें दोनों ग्रो तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारे वैल्यूज, हमारी जो ड्रीम्स हैं, उन पर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। एक अपनी ड्रीम को ऊपर लेके जा रहा है और एक की ड्रीम नहीं मानी जा रही है। मतलब एक किड्स चाह रहा है, एक नहीं चाह रहा है, एक जाना चाह रहा है लंदन, एक नहीं जाना चाह रहा है। तो आप अपने वैल्यू सिस्टम से अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इज देयर समवन बेटर? आई हैव नोटिस माई रिसर्च दैट देयर इज अ लॉट ऑफ you in long term committed relationship who wonder, is there someone better out there? The answer is you'll never know. I personally believe this worry is something that dating culture, social media and romantic comedies have put into your head. There is no perfect person. Everybody has past issues, everybody has baggages, and the older you get, the more baggage you have. Most people haven't dealt with it. Only you know whether you don't appreciate what's right in front of you, or if you see everything in your life as half empty. You may think the grass is always greener somewhere else. The fact is the grass is greener where you water it. कितनी अच्छी बात कही है। That brings me back to the two things that required to make a long term relationship work. तो हमें दूसरे की जो ग्रास है वो हमेशा ब्यूटीफुल लग रही है, लेकिन जहां वाटर देंगे वहीं ग्रास हम ब्यूटीफुल कर सकते हैं। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। बोथ पीपल, फिर उन्होंने वही कही है बात कि आपके वैल्यूज नहीं कॉम्प्रोमाइज होने चाहिए। आप दोनों एक ही पॉइंट पर, मतलब जो रिलेशनशिप है उसमें ग्रो करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बैठ के बात करना चाह रहे हैं और एक दूसरे के कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे हैं कोई भी वैल्यूज से लेके। एट द सेम पॉइंट यू जस्ट हैव टू चूज, दैट माइट मीन्स चूजिंग व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू एज समवन। आपकी छोटी मोटे लड़ाइयां हैं, छोटे मोटे इश्यूज हैं, इतने बड़े, वो बोल रही है इतने बड़े जब इश्यूज होते हैं, जब एक को बच्चा चाहिए, एक को नहीं चाहिए, एक को मूव ऑन करना है, एक को नहीं करना है, तो ये बड़े इशू है, तब आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन जैसे छोटे छोटे इश्यूज हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, किसी के कोई लेट उठता है, कोई बैठता है, कोई उठता है, या किसी का खाने का तरीका अलग है, किसी का बैठने का तरीका अलग है, अगर ये भी आपको परेशानी दिख रही है तो फिर इसमें आप लोगों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इसमें आप ओवरलुक कर सकते हैं, इसमें आप लेट देम कर सकते हैं। As somebody who has been married almost 30 years, I assure you every single couple have faced some really dark and scary times in their relationship. And for the couples who chose to lean in and work together through their issues, struggles and challenges, not a single one of them regret it. और वो बोल रही है कि जो लोग मिलके वर्क करते हैं अपने रिलेशनशिप पर आगे बढ़ाने के लिए, तो वो कभी भी रिग्रेट नहीं करते कि हमने
ऐसा क्यों किया कि हमने अपनी ये मैरिज को चलाया, ये रिलेशनशिप को चलाया, वो हमेशा खुशी दिखाई देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि संग में रहकर, क्योंकि जो संग में रहने का मजा है वो एक अलग ही है। आप वर्क करिए, आप तरीके निकालिए कि कैसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, कैसे उसमें स्पार्क बना रह सकता है, कैसे उसमें नई तरीके निकाले जा सकते हैं जिसमें हमें अच्छा लगे। तो ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है और ये दोनों लोग मिलके करेंगे। सिर्फ ए करता रहेगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ बी करता रहेगा तो नहीं चलेगा। दोनों मिलके जब कोई चीज को आगे लेकर जाते हैं तो वो अच्छी चलती है, कोई भी रिलेशनशिप स्पेशली। But I know a lot of people who have gotten divorced and have a nagging regret that they wish they had worked a little harder to make it work and had the courage to face their issues sooner. और ऐसा होता है, कई बार ये भी देखा गया कि जब लोग डिवोर्स ले लेते हैं तब बाद में बड़ा रिग्रेट करते हैं कि ये मुझे सही एडवाइस नहीं की गई, मैं बहुत जल्दी निकल आई या निकल आया इस रिलेशनशिप से, मुझे थोड़ा वर्क करना चाहिए था, लेकिन फिर वो बात निकल जाती है। इसलिए वो कह रही है पहले सोचो समझो कि क्या चीज है, आपके क्या वैल्यूज है, क्या आप सिर्फ उन पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो फिर आप मत करिए। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों को लेकर आपके लड़ाई झगड़े रहते हैं, और हर रिलेशनशिप में बहुत ही स्कैरी, बहुत ही खराब टाइम आता है, बहुत डार्क टाइम आता है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपकी लाइफ में आया है, तो उस पर भी काम करिए और आगे निकलिए। और उसका तरीका है कि अच्छी तरह से बात करिए, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं, आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, तो इसलिए आप थोड़ा सोचिए समझिए और फिर निकलिए। और फिर भी वो बोल रही है कि किसी रिलेशनशिप को अगर एंड करना चाहते हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझिए, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करिए कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है। कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत हमने टाइम तक हमारी गट फीलिंग कह रही है कि मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए, फिर भी हम कैरी कर रहे होते हैं, तो वो फिर आप अपनी गट की मानिए कि नहीं, इसमें से निकलना ही है। यू नो इट, यू हैव जस्ट बीन टेरिफाइड टू एडमिट टू योर सेल्फ समटाइम्स यू हैव टू एंड थिंग्स बिफोर दे एंड यू। और कई बार आपको लग रहा होता है कि नहीं मुझे इसमें से निकलना है और आप निकल रही नहीं रहे होते हो, आप सेकंड थर्ड 10 मतलब 20 25 100 आपको चांस देते जाते हो सामने वाले को कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये, लेकिन नहीं होता ऐसे। तो आपकी गट भी कह रही है, आपको सब कुछ सिग्नल्स भी आ रहे हैं, सारे रेड फ्लैग्स हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ चीज का वेट करते रहते हो। इफ यू स्टे विद समवन हु डजंट शेयर द सेम होप्स एंड ड्रीम्स दैट यू हैव, मेक इट विल मेक यू बोथ मिजरेबल। और आपको दोनों को ही परेशानी हो रही है, इसलिए आप फिर एक चांस लीजिए, एक स्टेप लीजिए कि उसमें से निकल जाइए। एंड लुक, इट इज इजी फॉर मी टू राइट दैट इन अ बुक, एंड इट्स easy for me to say let them go, but there is nothing easy that breaking up with someone you still love। और ये उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि मेरे लिए, मेल कह रही है, मेरे लिए बहुत ईजी है इसमें लिखना कि भाई आप लेट देम करिए, आप निकल जाइए रिलेशनशिप से, लेकिन जब निकलना होता है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट किसी भी इंसान को छोड़ना जिसको आप अभी तक प्यार करते हो। That's when more than ever you are going to be grateful that you have the let them theory to help you to get through it। लेकिन फिर भी आपको ये कम से कम, ये लेट देम थ्योरी ये तो समझा रही है कि भाई आप बढ़िए, आगे बढ़िए, होने दीजिए हार्ट ब्रेक। आई वॉन्ट टू स्पीक डायरेक्टली टू यू और समवन यू लव हु इज गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक। दिस विल बी वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग यू हैव एक्सपीरियंस एंड यू विल गेट थ्रू दिस। और ये सच में बहुत बड़ी चीज है। जब कोई रिलेशनशिप टूटता है किसी की भी लाइफ में, तो वो बहुत बड़ा एक धक्का देके जाता है, बहुत बड़ा एक हार्ट ब्रेक देके जाता है, जिससे निकलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसी भी पर्सन के लिए। क्योंकि जब इतना इमोशनल एंटेंगलमेंट होता है किसी के साथ भी, तो हम उससे उबर नहीं पा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आ रही होती हैं, बहुत सारी कभी कभी सोसाइटी का प्रेशर हो रहा होता है, कभी कभी खुद का हो रहा होता है, कभी कभी आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल स्टेक पर हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, या मेरा रिलेशनशिप टूट गया, जिसकी आपको आदत पड़ चुकी होती है संग रहने की, खाने की, पीने की, एक दुनिया देखने की, और वो अब इस समय नहीं है साथ में, तो एक बहुत बड़ा धक्का होता है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। द वर्स्ट थिंग समवन यू कैन से टू यू when a relationship had just been ended that it should focus on loving yourself। तो वो बोलती है कि इस समय आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप से प्यार करना है, जो आपको, जो आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम पर जो एक वार हुआ है, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये क्या हुआ मेरे साथ, उससे उभरना है। कई बार मैंने देखा है जब रिलेशनशिप टूटता है तो लोग बार आंख नहीं मिला पाते, कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उन्होंने कुछ गलत किया है लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पार्ट है लाइफ का जो नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं आपने पूरा कोशिश किया उस रिश्ते को निभाने की दोनों लोगों ने और नहीं हो पाया, तो जाने दीजिए, आप आगे बढ़िए और अपने आप से प्यार कीजिए। ये अपने आप से हेट मत करिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, या मैं नहीं निभा पाती हूँ, मैं नहीं निभा पाता हूँ, मेरे साथ ये बार बार ऐसा होता है, या मेरे पास ऐसे लोग क्यों आते हैं, मैंने क्यों इतना टॉर्चर सहा, ये सब चीजें हमारे दिमाग में आ रही होती हैं। तो आप अपने आप से प्यार करिए, अपने आप से अपने आप को देखिए, अपने आप को ग्रो करिए, अपने आप के बारे में और दिमाग लगाइए। यू वॉन्ट ओल्ड लाइफ, यू विश
you could go back or to the way things were, you used to have it. I feel like your heart is shattering because it is. और ना बार बार आपको वही मेमोरीज, वही ग्रीव, वही चीजें दिखाई दे रही होती हैं। मेल कहती है ऐसा होगा, पर कोई बात नहीं है, आपको आगे चलना है। वो दिन अब निकल जाने दीजिए, है ना। फॉर डेज एंड वीक्स, इवन मंथ, यू विल थिंक ऑफ द पर्सन नॉन स्टॉप। यू विल हैव टू रेजिस्ट द अर्ज ऑल डे एवरी डे टू टेक्स्ट और कॉल और लिसन टू द वॉइस मेमोज। और ये बार बार आपको हो रहा होगा कि बार बार काश वो मेरे पास आ जाए, काश वो मुझे कॉल कर ले, काश मुझे वो टेक्स्ट कर ले, काश मैं दोबारा उधर जा सकूं। क्योंकि आप इतने इमोशनली इन्वॉल्व होते हो, इतने प्यार में होते हो कि आप उस पर्सन से छोड़कर आए हो, आप अपनी मर्जी से आए हो, फिर भी आपको एक उम्मीद होती है कि शायद वो दोबारा से हो जाए, दोबारा से कंटिन्यू हो जाए, कहीं से कुछ चेंज हो जाए। तो वो बोल रही है कि ठीक है, ऐसा होगा, महीनों होगा, साल होगा, लेकिन उसके बाद या तो आप उसमें से अपने को बार बार अपने को चूज करिए कि नहीं, मैंने ये ठीक किया है, मेरे लिए यही अच्छा है। आई वॉज स्पीकिंग टू माई थेरेपिस्ट एंड अबाउट दिस एंड शी एक्सप्लेन दैट। और उनकी ये थेरेपिस्ट ने बताया, क्या बताया पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको। इट हर्ट सो डीपली बिकॉज एवरीथिंग अबाउट देम इज intertwined in your nervous system. They have been a part of you and you have been a part of them for a long time. It is why you still feel their presence and you can hear their voice and you are so used to talking to them every day, and so you naturally want to reach out. Yes, you miss them, but your nervous system always misses them, and the way in which they become intervened विद योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, दिस इज नॉर्मल। और वो बोलती है कि ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आपको इतनी आदत हो चुकी है। वो किसी के साथ हम रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक नस नस में बस जाता है, बस जाती है। वो कहीं ना कहीं आपकी एकदम हर चीज की आपको उसकी आदत है, उठने की, बैठने की, उसको खाना देने की, उसके संग बातें करने की, उसके संग समय बिताने की। तो आप हर जगह उसी को ढूंढ रहे होते हो, जबकि आपको पता है कि नहीं, वो ठीक नहीं है, फिर भी आप उसको ढूंढ रहे होते हो। और ये बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ हो रहा होता है जो कि इस हार्ट ब्रेक से गुजरा होता है। और वो बता रही हैं कि न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड न्यूरोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ विच इट फील्स लाइक एक्सपीरियंस हार्ट ब्रेक। यू आर वॉक डाउन द स्ट्रीट और you drive in your car, you'll imagine that they are next to you, as you have thought you have always here, and they would say back to you. If something good happens, you will feel yourself wanting to share it with them. If something changes in your family, you will wish you can tell them। और ये उनके जिनके स्पाउस नहीं रहते, उनके साथ भी इस तरह का ही हार्ट ब्रेक हो रहा होता है। उनको दिन रात चलते फिरते, उठते बैठते वो पर्सन दिख रहे होते हैं। उनको उनको लग रहा होता है कि वो उनसे बात कर रहे हैं, वो हर पल हर क्षण उनके साथ है। तो ये हार्ट ब्रेक एक बहुत ही बड़ा एक चीज है जो कि आपको फेस करना है, क्योंकि आपके अंदर तक वो इंसान बस चुका है। कहीं ना कहीं आपके हर चीज में आपको दिखाई दे रहा होता है। जब आप चल रहे होते हो, बात कर रहे होते हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपको हर जगह वो पर्सन दिखाई दे रहता है। यू विल लिव इन द फियर एंड इन होप ऑफ बम्पिंग इनटू देम। You will watch their life play out in picture for far away. You will be terrified of the day that you learn that they have met someone. The hardest part about a breakup is that you have to go through it. और फिर आपको दिखता है कि वो पर्सन ने किसी और को चूज कर लिया है, या आप इसी उम्मीद में भी जी रहे होते हो कि शायद वो कभी आएगा, आपको कहीं चलते फिरते मिल जाएगा। लेकिन ये सब आपको सहना है, कोई उसको मिलेगा, आपकी भी लाइफ आगे बढ़ेगी। तो इसलिए अवॉइड मत करिए। जो आपके अंदर एक एक सेल में जो आपको दुख हो रहा है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता चला जाएगा। और लेट देम करने से आपका पेन कम नहीं होगा, है ना। माय थेरेपिस्ट एंड हैड अ रूल थम हैज अ रूल ऑफ थम व्हेन इट कम्स टू हार्ट ब्रेक, नो कांटेक्ट फॉर 30 डेज। तो आप अपने मन को पूरा साधे, उनसे 30 डेज तक कोई कांटेक्ट ना बनाए। ना सोचें कि कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा, ना सोचें कि कोई फोन कॉल आएगा, ना आप उनकी फोटो देखें, ना उनकी बात सुने, ना कुछ करें। अपने नर्वस सिस्टम से उसको निकालने की कोशिश करें जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, जो कि आपको अपनी लाइफ से हटाना है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। वो आपके लिए नहीं बना हुआ था, वो नहीं आपके लिए सही है, सूटेबल। नो डाउट आपको लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं था आपकी वैल्यू सिस्टम से अकॉर्डिंग। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, आपको हार्ट ब्रेक्स वहां पे ही सहन करने पड़ रहे थे। तो ये वाला हार्ट ब्रेक आप एक बार सहन करिए 30 डेज तक, और ये बहुत हार्ड लगेगा, बहुत मुश्किल होगा। By the 11 week mark, 71% of the feel, 75% feel better. I offer that as a benchmark to give you some comfort, and then yes, it will be better. It will get you better in 11 days. It may get better in 11 weeks. It may get little take a little longer, but it will get better। और धीरे धीरे 11 महीने तक ये सब चीज सही होता जाएगा। धीरे 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 आप अपने पे कंट्रोल रखिए। The let them theory will help you to move through this, learn from it, and come through it stronger and be connected to yourself and what you want to deserve in your life। But while you are in the first part, you just need to allow yourself to be in it। Let me। और आपको अपने आप ये देखना है, अपने आप करना है, इस हार्ट ब्रेक को सहना है और आगे चलना है, और अपने आप को ग्रीव करते रहना है।
महीनों तक, दिनों तक आपको बहुत रोना आएगा, बहुत हार्ट ब्रेक होगा, बहुत परेशानी होगी कि ऐसा मैंने क्यों किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसे ऐसे फीलिंग भी आएंगी। और बार बार आपको लगेगा कि चलो मैं ही बात कर लेती हूँ, मैं ही बात कर लेता हूँ, फिर से बात हो जाएगी, और इस तरह से बार बार होता रहेगा। लेकिन आपको हमेशा उस डिप्रेसिव स्टेट में रहकर ही बहुत हिम्मत दिखानी है और आगे बढ़ना है। और वो बोल रही है कि अगर ये आपके पास सैडनेस है तो ठीक है, ये आपका एक तरीका है निकलने का, क्योंकि ये सबके साथ होता है, जो भी हार्ट ब्रेक कर, जिसके साथ भी हार्ट ब्रेक होता है, बहुत रोना आता है, बहुत परेशानी होती है। और उसके बाद आपको लाइफ आगे ले जाती है, और आपकी वो लाइफ में पर्सन नहीं लिखा था, इसीलिए आपने उसको उसके साथ छोड़ा है। तो आगे बढ़िए। हियर इज अ फ्यू रिकमेंडेशन ऑफ हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड ऑन सेटलिंग योर नर्वस सिस्टम एंड मूविंग थ्रू दिस ब्रेकअप। और वो बोल रही है कैसे आपको ये हटाना है। रिमूव ऑल इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, जो भी आपको उस चीज की, उस पर्सन की याद दिलाते हैं, उन सब चीजों को हटा दो। उन सब चीजों को, उनके दिए हुए कार्ड्स, उनके टेक्स्ट मैसेजेस, उनकी फोटोज, सब चीज हटा दिए। उनके जो भी सामान है उसको हटा दीजिए। गिव यू बेडरूम अ स्मॉल मेकओवर। और जो आपका वॉलरूम, बेडरूम है, अगर आप उसी घर में वो पर्सन हट गए हैं, तो आप उसी उस रूम को दोबारा से मेकओवर करिए। नए वॉलपेपर लगवा लीजिए, कलर करवा लीजिए, फर्नीचर चेंज कर लीजिए, जिससे कि आपको उनकी हर चीजों को देखकर याद ना आए। फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कजिन्स एंड कोवर्कर्स, आप सबसे मिलिए, बातें करिए, हंसिए खुशिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, और अपने कोलीग्स के साथ आप हंसिए। फिल योर कैलेंडर, अपने इवेंट्स प्लान करिए, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है जिससे बात नहीं करिए। ये सब चीजें आप अपने को ऑक्यूपाई रखने के लिए है, कि आप अपने को ऑक्यूपाई करें, जिससे कि कम से कम उनको उस पर्सन की याद आए। पिक अ चैलेंज यू ऑलवेज वांटेड टू, और जो भी चीज आप करना चाहते थे, कोई क्लाइंबिंग, कोई मैराथन, कोई डांसिंग क्लासेस जो कि अभी तक आप नहीं कर पाए थे, कोई जिम, कोई ट्रेनिंग, वो गिटार ट्रेनिंग, कुछ भी, म्यूजिक म्यूजिक, जो भी आपका मन था वो चैलेंज आप लीजिए। कोई लैंग्वेज क्लासेस हैं, वो कुछ भी लेकर आप आगे बढ़िए। कीप आस्किंग योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, और अपने आप से बार बार ये क्वेश्चन करिए कि क्या मैं, इफ यू न्यू द लव ऑफ योर लाइफ वाज अराउंड द कॉर्नर एंड दिस ब्रेकअप वाज ब्रिंगिंग यू टू स्टेप क्लोजर टू मीटिंग देम, व्हाट वुड यू स्पेंड योर नाइट एंड वीकेंड व्हाइल यू आर सिंगल। वन ऑफ द बिगेस्ट fear when people go through a breakup is that they will be alone forever and never find us, क्योंकि सबको बीइंग लोनली बहुत परेशान कर रहा होता है कि मैं लोनली रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, इसलिए वो जो रिलेशनशिप, उनका नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप को भी ब्रेक नहीं कर पाते, क्योंकि मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ या अकेली नहीं रह सकती हूँ, इस कारण ये बहुत चीजें परेशानी हो रही होती है। जब ब्रेकअप होता है तो भी यही लग रहा होता है कि मुझे अब कुछ नया मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, या मैं तो इसी के लिए बना हूं। तो ये सब चीजें निकालिए, क्योंकि लाइफ आगे खड़ी हुई है। लाइफ में ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन के साथ आपकी जिंदगी बंध गई है, या वो ही पर्सन आपकी लाइफ में ही सब कुछ हो गया। आपको बहुत और लोग मिल सकते हैं, और पर्सन भी बेटर मिल सकते हैं। वन थिंग अदर, डोंट डू अ रिवेंज राइट। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि रिवेंज लेने के लिए खड़े हो जाते हैं कि ये पर्सन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं भी ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा, भले ही एक गलत रिलेशनशिप में दोबारा फंस जाएंगे, लेकिन वो रिवेंज के कारण भी ऐसा करते हैं। तो रिवेंज मत करिए, ये बहुत गलत चीज है। रिवेंज मत करिए। आप अपने आप को डे टू डे मोटिवेट करिए, और अपने एक्स को चेज मत करिए। लोग बार एक्स को चेज करने में भी बहुत लगते हैं। मोस्टली जो आजकल की जनरेशन है, पहले रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर सोचते हैं कि वो एक्स क्यों नहीं आ रहा है मेरा, या एक्स क्यों नहीं आ रही है मेरी, उसके बारे में बिल्कुल दिमाग में रखते हैं। तो ये सब चेजिंग छोड़ दीजिए, वो आपके लिए नहीं बनाए, उसके संग मूव ऑन करिए, मतलब मूव ऑन करिए, लेट देम करिए। If you want to go to the gym and get back into shape for yourself, fantastic. If you want to take care of yourself and prioritize healthier habit, amazing. बट डोंट डू इट फॉर देम, डू इट फॉर यू। और ये मत सोचिए कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी या कुछ करके दिखाऊंगा एक बेटर रिलेशन, मतलब एक रिवेंज लेने की उससे मत करिए। जो चीज करनी है अपने लिए कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए। आप कह रहे हैं कि टाइम नहीं वुंड को हील करता है, बल्कि आप टाइम के, वॉट यू डू विद योर टाइम डज, जो आप अपने टाइम के साथ करते हो वो करता है। आप कितनी जल्दी अपने वुंड्स को हील अप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। कितनी जल्दी उस हार्ट ब्रेक को आप इतना टाइम दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। कि लेट इट टेक टाइम, बिकॉज इट विल टेक टाइम, ऑफन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट इफ यू कीप वेकिंग अप एवरी डे एंड टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, one of these days you are going to wake up and realize that you are not only feeling better, you are better। और ये आपके ऊपर है कि आप धीरे धीरे उस चीज से कैसे उबर पा रहे हो और कैसे आगे बढ़ पा रहे हो। यू आर द लव ऑफ योर लाइफ। और हमेशा याद करो कौन आप, सबसे पहली प्रायोरिटी मैं हूं अपनी लाइफ की, क्योंकि हमें ये समझाया होता है कि सब लोग प्रायोरिटी है, फिर आप हो, आपकी प्रायोरिटी आप है। तो इसलिए हमेशा ये सोचो कि जो भी है वो मैं हूँ। यू हैव नेविगेटेड थ्रू द चैलेंजेस, आपने हार्ट ब्रेक देखा, आपने लव देखा, आपने सब कुछ चीज देखी। तो आप इस रिलेशनशिप, वो जो आपका नहीं था, आपके प्यार के लिए वर्दी नहीं था, क्यों आप उसके लिए बार बार सोच रहे हो।
यू आर द ओनली लव ऑफ योर लाइफ। आप ही हैं अपने प्यार के, जो आपकी लव स्टोरी का कौन हीरो है, आप हैं। Throughout this book, we have focused on your relationship with other people, how to stop making other people a problem, and how to transform your relationship into the greatest source of joy, meaning, and connection. But there is one relationship that underpins them all. It's one you have with yourself. ये मैं बार बार बोलती हूँ कि जैसा आपका रिलेशनशिप अपने साथ होएगा, वैसे ही आपको चारों तरफ आपके रिलेशनशिप मिलेंगे। अगर आपका रिलेशनशिप के अंदर आपका कप पूरा नहीं होगा, अगर आपका कप फुल फुल नहीं होगा, तो आप दूसरों को भी क्या पोर करेंगे? आप कुछ नहीं करोगे। आप एम्प्टी कप से क्या पोर कर रहे हो? आपके पास प्यार है ही नहीं, तो आप दूसरे को प्यार कैसे दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे हो। जब आपके अंदर वो प्यार होगा, तभी सामने वाला भी आएगा, तभी आप उसको कुछ दे सकते हो। और जब आपके अंदर प्यार होगा ना, लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगेंगे। जब आपके अंदर ही कुछ देने के लिए नहीं है, तो इसलिए कोई अट्रैक्शन नहीं होता। इसलिए पहले अपने आप को पूरा करिए, अपने आप को प्यार करिए। वेदर यू आर सिंगल, डेटिंग, मैरिड और हीलिंग from heartbreak, the power to create incredible relationship is already within you. The Let Them theory has taught you how to navigate the complexities of human interaction, how to let other be who they are, and how to reclaim your power by choosing how you show up. But now it's time to apply everything you have learned to the most important relationship you ever have, the one with yourself. तो वो सबसे ज्यादा जो आपको ये लेट देम अपनानी है, वो अपने आप से अपनानी है, अपने ऊपर अपनानी है। उनको जैसा भी है वैसा रहने दीजिए, लेकिन अपने आप फाइनली अपने आप को बार बार चूज करिए। आपने जो भी चूज किया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, बेटर हेल्थ, सपोर्ट, लव एंड कनेक्शन, है ना। आपने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए भी करिए। यू डिजर्व ऑल, ये सब चीजें आपको भी चाहिए और इससे भी ज्यादा चाहिए। आपको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ाए, आपकी ग्रोथ करे, आपको नरिश करे, आपके सोल को वो टच करे, जो आपकी रिस्पेक्ट करे। तो आपका क्या है, बट हियर इज द की, द फाउंडेशन ऑफ दीज इनक्रेडिबल रिलेशनशिप लाइज इन हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ। और ये कहाँ से आएगा? जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हो, आपको रिलेशनशिप भी वैसे ही मिलता है। अगर आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हो, तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज को नहीं तोड़ते हो, तो सामने वाला भी बाउंड्रीज को, उसको उसको पता है कि ये बाउंड्रीज बना रखी हैं, ये मेरे लिए बना रखी है, मुझे इसको नहीं तोड़नी है। तो आप कितने अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हो, ये आपके ऊपर है। आर यू शोइंग योरसेल्फ द कंपैशन एंड द काइंडनेस यू ऑफर टू दोज यू लव? आर यू अलाउइंग योरसेल्फ टू परस्यू योर ड्रीम विदाउट वेटिंग फॉर समवन एल्स अप्रूवल? तो आप अपने लिए क्या क्या कर रहे हो, अपने लिए कैसे मजबूत होकर खड़े हुए हो ना। चाहे दुनिया कुछ बोल ले, लेकिन आप अपने जो ड्रीम्स हैं, अपनी जो एस्पिरेशन है, उनको कितना आगे लेके जा सकते हो अपने बलबूते पर। और किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, किसी के एबीसी के कि ये मेरे लिए कर दे, वो मेरे लिए कर दे। आप अपने ऊपर कितना विश्वास करके आगे बढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। यू आर द ओनली पर्सन हु गारंटी टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद, एंड इट्स अ क्लिशे, इट्स द रियलिटी। इट दिस इजंट अ क्लिशे, इट्स अ रियलिटी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही आप बितानी है, ये कुछ ऐसी बात है जो कि आपको अजीब सी लग रही है, पर ये रियलिटी है। सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू वांट टू हैव विद योरसेल्फ? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू to go love yourself in the same superficial way. I'm going to tell you that you have a choice to prioritize your need, your desire, and your happiness. This isn't about becoming self-centered or shutting others. ये बार बार यही जो बोलते हैं ना, सेल्फ लव में हमें ऐसा लगता है कि हम सेल्फिश हो जाएंगे, सिर्फ अपने को प्यार करेंगे, अपने को रिस्पेक्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं है। पर हम दूसरों को चेज नहीं करेंगे, दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, दूसरों के लिए नहीं जिएंगे, अपने लिए भी जीने की कोशिश करेंगे। कि सिर्फ दूसरों के लिए जिए जा रहे हैं, फिर एंड में लग रहा है कि हमने तो कुछ नहीं मिला हमें। मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम इतना दे देते हैं कि जब एंड आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई, जब हम बड़े हो जाते हैं, कि हमने सिर्फ दिया ही दिया, हमें तो मिला ही नहीं। तो किसी ने बोला नहीं था, आप खुद जाने देने देने के लिए बड़े थे। आपसे किसी ने कहा नहीं था कि आप सिर्फ देते देते जाओ, लेकिन आपको इतना देने में अच्छा लग रहा होता है कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर आप जब फिर एक्सपेक्टेशन मत रखो जब आपने दिया है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन ही हमारा कारण बन जाती है हमारे दुख का। अगर आपने दिया है तो दीजिए, एक्सपेक्ट मत करिए। और अगर आपको एक्सपेक्टेशन हो रही है, तो भाई देना बंद कर दीजिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को ऑनर करिए, अपने आप के लिए अपने से प्यार करिए, अपनी बाउंड्रीज बनाइए कि मेरी ये बाउंड्री है, मैं इतना ही दे सकती हूँ या इतना दे सकता हूँ। यू डोंट नीड एनीवन एल्स परमिशन टू बी हैप्पी, टू परस्यू योर पैशन, एक्सप्रेस योरसेल्फ मोर, और टू लिव द लाइफ यू हैव ऑलवेज ड्रीम फॉर। तो आप किसी के लिए ना लाइबल हो, ना किसी के कारण आपकी लाइफ अब चल रही है। सिर्फ आप अपनी लाइफ के खुद रिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, किसी का कुछ अश्योरेंस नहीं चाहिए कि भाई आप वो कहेंगे तब मैं ऐसा करूंगी, वो ऐसा बोलेंगे तब मेरे संग ऐसा होएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव स्पेंट इनफ टाइम वेटिंग फॉर अदर्स टू गिव you what you crave, whether it's love, acceptance or approval, but the truth is everyone you are looking for starts with you. तो इसलिए जो भी आप चाह रहे हो दूसरे में, पहले अपने आप को दीजिए।
So let me prioritize my own happiness. Let me pursue my dreams with passion. Let me set boundaries that protect my peace. Let me choose relationships that uplift and inspire me. Let me love enough myself enough to walk away when it's no longer work. This isn't about waiting for your right partner, the right friend, or the right opportunity to come along. It's about recognizing that you are the source of your own happiness, your own fulfillment, and your own joy. When you truly embrace that, everything else fall in your place. तो आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं ये कैसे पता चल सकता है? आप अपने साथ बैठना शुरू करिए, अपने साथ मी टाइम करिए, अलोन बैठिए, देखिए कि आप अपनी कंपनी को खुद एंजॉय करते हैं। अगर आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, दैट मीन्स आप अपने आप में फुलफिल्ड हैं। अगर आप अपने साथ बैठते समय यही सोच रहे हैं कि मेरे साथ काश ये होता, बी होता, सी होता, मेरी लाइफ ऐसी सोचते वैसी सोच रहे हैं, तो आप फुलफिल्ड नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए आप अपने साथ टाइम बिताने की कोशिश करिए, अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप को पैम्पर करिए। जो चीज आप दूसरे के लिए कर रहे हैं क्यों ना अपने लिए करिए पहले। जब आप अपने लिए करते हैं तब आपको एक्सपेक्टेशंस की कमी हो जाती है। जो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको खुद ही फुलफिल अपने लिए कर रहे होते हैं। You, as your turn the page and move forward, remember this: you are the love of your life, and the life you create more full of meaningful relationship, joy, and fulfillment begin with how you choose to yourself let me. जब आप लेट मी करने लगते हैं, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेने सकते हैं, अपनी बाउंड्रीज, अपनी विशेज, अपने अपने एस्पिरेशंस को देखने लगते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलने लगते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं, तब आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये नहीं है कि आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए लेकिन पहले करना है। एंड यू लर्न थ्रू आउट दिस section about how to best show off of yourself and choose the love you deserve. Until today, you have learned, you have been accepting less than the love you deserve. The let them theory imparts you to recognize your worth, let go of those who don't treat you well, and focus on finding someone who truly deserves you. कितना अच्छी बात है कि जो आपको नहीं चूज करता है, जो आपको ट्रीट नहीं करता है, उसे छोड़ दीजिए। जो आपको ट्रूली डिजर्व करता है उसकी तरफ जाइए, अपनी वर्थ समझिए, अपने आप को समझिए, अपनी ट्रू वैल्यू समझिए। हम सारा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं कि अपनी वैल्यू ही नहीं समझ में आती। अपनी वैल्यू को समझिए। तो ये था प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी चीज हमें मिली होती है लाइफ में, है ना। यू आर एक्सेप्टिंग, जो आपको प्यार मिला है ठीक है, कम मिला है तो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। हमें ऐसा क्यों एक्सेप्ट करना है? ट्रूथ है कि रिलेशनशिप आर अबाउट लर्निंग। ये ट्रूथ है कि जरूरी नहीं है आपको अपने जैसा पर्सन मिले, है ना। जरूरी नहीं है आपको वैसा ही पार्टनर मिले जैसे आप चाहते हो। तो ये एक्सेप्ट करना है कि जैसा मिला है वो ठीक है। अगर आप अपने वैल्यूज नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और अपने रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हो तो वेल एंड गुड, और आप चेज नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप को, तो ये ट्रूथ है। और सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो आगे कंटिन्यू, तो लेट देम थ्योरी अपनाइए, है ना। और उसके बाद your power is in accepting person behavior to face the value changing how you show it up. It is then you open yourself up, attracting the love you truly deserve and showing up differently in your existing relationship so that the deeper love is possible. Welcome to your metamorphosis. तो आप या तो चेंज होइए, अपने अपने लिए चेंज होइए, अपने को लव करिए, अपने को प्यार दीजिए, या सॉल्यूशन ये निकालिए कि सामने वाला है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। When you say let them, you accept the people as they are and you accept their behavior as truth. When you say let me, you choose how you love show up in your life. स्टॉप चेजिंग लव एंड स्टार्ट चूजिंग इट। तो आप चेज मत करिए, चूज करिए। जो आपकी लाइफ के लिए है वो आपके लिए है। आपको ये समझना है कि क्या ये मेरे संग, मैं इसके संग जो लाइफ बिता रही हूँ वो एक्चुअल में मुझे बितानी चाहिए, नहीं बितानी चाहिए, क्या मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। ये सब मेरे ऊपर है, मुझे देखना है। मैं अपने रिलेशनशिप के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना कि सामने। तो बहुत ही एक्चुअल में बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये मेल ने बुक लिखी है। आई होप ये रिलेशनशिप पर, फ्रेंडशिप पर और छोटे छोटे रिलेशनशिप पर जैसे ली है ये बुक को, मेरे हिसाब से सबको पढ़ना चाहिए। और एक बार इसको जरूर पीडीएफ जो है जो मैंने शेयर करी है व्हाट्सएप पर, आप उससे पढ़ सकते हैं। नहीं तो बुक को अगर परचेज करके पढ़ें तो और भी अच्छा रहेगा। और लेकिन बहुत जरूरी है इस बुक को पढ़ना। मैं यही रिकमेंडेशन देती हूँ, स्पेशली फॉर रिलेशनशिप हैंडलिंग। थैंक यू सो मच। आइए क्वेश्चंस लेते हैं।